स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी। मकान खरीदना या बेचना हमारी जिंदगी के ऐसे फैसलों में से एक होता है जहां जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहे तो आपसे ऐसी कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम देश के बड़े जानकारों के साथ आपको पुख्ता जानकारी देंगे ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में तेजी मंदी आती है, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कों का हाल, मेट्रो कहां जाएगी, हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या है खास। पूंजी का कितना हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाएं, क्या है फायदे और क्या नुकसान, बताएंगे हमारे जानकार। डूबते रुपए, देश में बढ़ती महंगाई और उससे संभलने के लिए की जा रही सरकारी कोशिशों का प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर पड़ेगा। मुंबई, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु और इंदौर की सबसे हॉट प्रॉपर्टीज के बारे में आपके सवालों का जवाब देगी हमारी एक्सपर्ट। और क्यों चेन्नई का प्रॉपर्टी बाजार उम्मीद लगाए बैठा है नए बनने वाले एक्सप्रेसवे से। चलिए रुक करते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन रुपए की कीमतें घटती जा रही हैं। हालात सुधरें, इसके लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है, जिनमें से एक रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा एफडीआई या सीधे विदेशी निवेश को लाने की है। अब तक एसईजेड की योजना नाकाम रही है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय अब भी उसे चलाए जा रहा है। क्या एसईजेड को सुधारने की कोई तरकीब है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री सुनील मंत्री, सीएमडी मंत्री रियल्टी लिमिटेड से, और श्री सैम चोपड़ा, चेयरमैन और फाउंडर रीमैक्स इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुनील जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं रुपए में गिरावट किससे शुरू करना चाहूंगा। काफी ज्यादा गिरावट है, भारतीय उद्योग जगत में उसको लेकर काफी चिंता है और उसके चलते सरकार ने मुहिम चलाई कि एफडीआई में सुधार किया जाए। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर में एफडीआई 100% है, लेकिन काफी चीजें हैं, काफी पेचीदगियां हैं जिनके चलते विदेशी निवेश नहीं हो पाया है इस क्षेत्र में। तो क्या जिस प्रकार की मुहिम सरकार की तरफ से आई है, क्या उससे विदेशी निवेश आ पाएगा? सबसे बड़ी चीज़ लैक कर रही है कि कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में, मुझे लगता है वो बहुत आना जरूरी है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि जीडीपी ग्रोथ बहुत बड़ी इम्पैक्ट हो चुकी है। जो भी 4.5% जीडीपी ग्रोथ हम देख रहे हैं, उससे काफ़ी बुरा असर रियल इस्टेट पे है, क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं है, नए जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रहे, नई इंडस्ट्री, रिटेल कोई भी एक्सपांड नहीं कर रहा है। ये दूसरा अहम मुद्दा है। रियल इस्टेट क्षेत्र चार बातों से जुड़ा होता है। एक तो होती है रेजिडेंशियल यानी हाउसिंग, सेकंड क्षेत्र की हम बात करें कमर्शियल, वाणिज्य, थर्ड है एसईजेड, और चौथा हम क्षेत्र लेना चाहेंगे रिटेल। ये चार क्षेत्रों में सरकार की कुछ न कुछ पहल होना बहुत आवश्यक है। पहले बात करते हैं हाउसिंग सेक्टर की। हाउसिंग सेक्टर में ईसीबी जो परमिसिबल है वो बहुत सीमित है, सिर्फ टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सीमित है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जबकि हमें फॉरेन करेंसी की या डॉलर्स की बहुत आवश्यकता है, सरकार ईसीबी सभी को ओपन करे। ये पहली बात। दूसरी बात, ये सेक्टर में निवेश करने के लिए 50,000 स्क्वायर मीटर यानी करीबन 5.5 लाख स्क्वायर फीट प्लॉट का क्षेत्र होना आवश्यक है। वो क्षेत्र अगर हम 20,000 स्क्वायर मीटर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए सीमित है, अगर उसे घटा दे, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मेट्रो में खास करके जहाँ निवेश की रियल वजह से आवश्यकता है, वहाँ बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश हो सकता है। मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी सैम। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो उनकी बात से भी यही लग रहा है कि नीतियां पहले सुधारनी पड़ेंगी और फिर ही कुछ पैसा शायद देश में आ पाए। एकदम सही कह रहे हैं आप अंजलि जी। सबसे पहले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ये छोटे छोटे, जैसे अब मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, ना कि छोटे छोटे होम्योपैथिक दवाइयों की, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है इसको रिजॉल्व करने के लिए। सो जब तक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हम नहीं जीत पाएंगे, तो ये परेशानी हमारे पास, इसका हल हमारे पास नहीं है।